चलिए, कार्बन फैमिली का सबसे फर्स्ट मेंबर है कार्बन 6, दूसरा मेंबर है सिलिकॉन 40, थर्ड मेंबर है जर्मेनियम 32, फोर्थ मेंबर है SN50, लास्ट PB 82। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पॉइंट होता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन बना दूंगा। कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होगा, एक एक ऑर्बिट इंक्रीज होता रहता है, बस ये डिफरेंस है। तो कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है 2 4, इसका स्ट्रक्चर क्या है 2 8 4। सबके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जैसे आउटर इलेक्ट्रॉन में 10 प्लस करोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप आ जाएगा। ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है 14 ग्रुप के। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में थे 4th A ग्रुप के एलिमेंट है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर है, और 10 प्लस करोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर आ जाएगा। पीरियड की बात करते हैं, कौन से पीरियड में होंगे, तो 2 सेकंड 8 18 4, 2 8 18, फिर से 18, लास्ट 4। इसका स्ट्रक्चर 2 8 18 32 18 4। सभी का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एक का डायग्राम बना देता, NS2 NP2। NS2 मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 1 2, उन मल्टीपल ला से दोनों अनपेयर्ड रहेंगे। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है तो सभी का होगा, क्योंकि सबका आउटर सेम है। ऑर्बिट के नंबर बदलते रहेंगे, मतलब n का नंबर बदलता रहेगा। कार्बन में जाओगे n का नंबर 2 है, सिलिकॉन में जाओगे n = 3, जर्मेनियम में आओगे n = 4, SN N5 और PB N6। नंबर ऑफ ऑर्बिट, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या बताता है, उस एलिमेंट का नंबर ऑफ पीरियड्स, कि वो पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड्स में है वो उसका ऑर्बिट बताएगा। जैसे ये कितने ऑर्बिट रखता है 2, तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है। इस तरह एलिमेंट को डिसाइड करते हैं कौन से पीरियड का वो एलिमेंट है। कहानी मैंने जितनी बोर्ड पर लिखी है आप नोट करिए, उसके बाद इस फैमिली की सीरियल वाइज स्टडी करते हैं, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो तो मैंने समझा दिया आपको। दूसरा पॉइंट इसके बाद का, चलिए भाई नोट कर लिया, हाँ ना बोलिए। जब आप हाँ ना बोलेंगे तब अगले पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। चलिए नोट कर लिया। अब पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेंबर के नंबर, उनकी पीरियड्स में पोजीशन और कौन से ग्रुप के वो एलिमेंट है। ये तीनों चीजें डिस्कस हुई।
अब सेकंड पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में अप टू डाउन बात करोगे तो सीधी सी बात है, रेडियस का फार्मूला क्या है, R इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये रेडियस का फार्मूला होता है। रेडियस न्यूक्लियर चार्ज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और नंबर ऑफ ऑर्बिट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे, या 2 ऑर्बिट या 3 या 4 या 5 या 6, जैसे जैसे ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज होंगे रेडियस इंक्रीज होती है। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ तो रेडियस डिक्रीज होगी। अब 14 ग्रुप के एलिमेंट का कंपैरिजन 13 ग्रुप से करिए। 13 ग्रुप में एक प्रोटॉन कम था, बोरान 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। बट कार्बन में कितने प्रोटॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। तो लेफ्ट टू राइट जब मूविंग करते हैं, मतलब बोरान फैमिली से कार्बन फैमिली के एलिमेंट का कंपैरिजन करते हैं, जैसे बोरान का कंपैरिजन किससे करें, कार्बन से, तो कार्बन छोटा होगा, स्मॉलर साइज का होगा। मतलब 13 ग्रुप के एलिमेंट के कंपैरिजन में कार्बन फैमिली की जो रेडियस है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इधर आप एल्यूमिनियम का कंपैरिजन सिलिकॉन से करोगे तो सिलिकॉन छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज हुए। रेडियस का फार्मूला है, प्रोटॉन के नंबर इंक्रीज होंगे रेडियस श्रिंक होगी। गैलियम के कंपैरिजन में जर्मेनियम स्मॉलर होगा। 13 ग्रुप में एक्सेप्शनल केस था एल्यूमिनियम गैलियम का, यहाँ कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस नहीं। इस पॉइंट को नोट करिए, एटॉमिक रेडियाई लिखिए। सेकंड पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई। Atomic radius moving down in a group. Atomic radii moving down in a group from carbon to Pb, from carbon to Pb increases because number of orbits increases with increased radius of elements, because number of orbit increases with increases radius of elements. While in comparison of 13 group elements, in comparison elements of 13 group, the radius of carbon family, the radius of carbon family decreases. चलिए भाई, कार्बन फैमिली के कंपैरिजन में वो डिक्रीज हो जाएगी। लिख लिया, नोट कर लिया सबने। चलिए अगली प्रॉपर्टी में भाई जो पिछली कहानी पढ़ी है वही अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन करके आएगी। पहले भी आप पढ़ चुके हो 13 ग्रुप में, 14 ग्रुप में भी वही समस्या है। देखिए समझाने की कोशिश करता मैं, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ लिखा मैं क्या बोलते हैं, इनर्ट एयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब हो जाता है लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाए, इनर्ट हो जाए पेयर।
एस ऑर्बिटल का पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट ये कहाँ होता है? 13 ग्रुप में भी हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा था, अब 14 ग्रुप में भी पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट मिलेगा। देखिए कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है क्योंकि उसका थर्ड ऑर्बिट वैलेंसी शेल है, सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल है बट वेकेंट। इसलिए जब इन दोनों एलिमेंट की अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो कार्बन अपने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है? 4। ये सिलिकॉन भी कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है? 4। मतलब इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट रिलीज करे, तो वो उसकी कैपेसिटी है। कार्बन भी 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, सिलिकॉन भी कर सकता है, बट इन दोनों के पास डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन में तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, सिलिकॉन में मे बी पॉसिबल बट वेकेंट है। इन 3 एलिमेंट के अंदर आप जर्मेनियम से स्टार्ट करिए, Sn और Pb, इन डी ऑर्बिटल, और इसमें तो एफ ऑर्बिटल भी आएंगे, पीबी में तो एफ ऑर्बिटल भी आ गया ना, 32 इलेक्ट्रॉन है, 4 शेल में एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर दोनों के पास क्या है? बैक साइड में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जर्मेनियम और Sn में दोनों में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल शेप होता है, और डबल डंबल शेप के कारण डी ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। ये कहानी हम 13 ग्रुप में सुना चुके हैं, आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। जिन एलिमेंट्स में पी ब्लॉक के उन एलिमेंट्स में जिनमें बैक साइड डी ऑर्बिटल फुलफिल है और डी ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल शेप होता है, उसके कारण उसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। इसके कारण एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या बोलते हो आप? 4s2 4p2, इसको क्या बोलोगे? 5s2 5p2 ऐसे। तो डी ऑर्बिटल जो डबल डंबल शेप का है उसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। इसके कारण इन एलिमेंट का न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल जो पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं उन पर इंक्रीज हो जाता है। इसका अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल बैठा है फुल पे, उसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन 4s 5s की सुरक्षा नहीं कर पाता न्यूक्लियर के अट्रैक्शन फोर्स से। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इन पर अपना अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर लेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अब बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसी प्रोसेस का, इसी बीमारी का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एस ऑर्बिटल ड्यू टू शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, क्योंकि इसके कारण उसका शिल्डिंग इफेक्ट पुअर हो। जब ये 2 ऑर्बिटल मतलब ये 4s2 या 5s2 बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ना होगा तो फिर इन दोनों में तो p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो करेंगे? +2। अब पीबी में आओ, पीबी में तो एफ ऑर्बिटल भी आ गया और एफ ऑर्बिटल तो डबल डंबल शेप है, डिफ्यूज डंबल शेप है, डिफ्यूज डबल डंबल शेप। तो एफ ऑर्बिटल का शेप तो और डेंजरस विचित्र है। उसके कारण क्या होता है कि इसका शिल्डिंग इफेक्ट और पुअर हो गया, तो न्यूक्लियस अपना अट्रैक्शन फोर्स इन आउटर इलेक्ट्रॉन पे और ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसको श्रिंक कर देगा, छोटा कर देगा। इसके कारण इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे? +2। तो ये 3 एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ शो करेंगे। हाँ, अगर आप ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, लेकिन पीपी एफ ऑर्बिटल के कारण
अधिकांश टाइम +2 ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल शो करेगा। ठीक है, इस बात को लिखिए, नोट करिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और हेडिंग है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। लिखिए, the elements of P block, the elements of P block which contain full-filled d orbitals, full-filled d orbitals and poor shielding effect of d orbital and poor shielding effect of d orbital due to their shape, due to their shape, the nuclear attraction force, the nuclear attraction force increases on electron of s orbital, s orbital of outermost shell, of outermost shell, which are paired. So do not involve, so do not involve in bond formation. And the oxidation state of elements decreases by 2 factors. Decreases by 2 factors. 2 फैक्टर के कारण 2 फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। मेरी क्लास चल रही है। डांस कर यार जमा रही हूँ, देख ही नहीं रहेगा। हाँ देखा, आप देखा। अरे बुरा मेरे को मैं तो ये देख ले, ये कितना भी जमा है, ये वाला व्यवस्थित हुआ है, ये मौसम वाली, तो ये कल शाम से ऐसी बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना, मजा आ रहा है पापा जी को बताने। ये क्या करूँ, मजबूरी है मेरी यार। ना जाओ आप तो निकाल लेने चलिए, नहीं ना जाओ, लो करो। हाँ तो आप ये लोगों में नहीं खा लो, हैं? भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। चलिए नोट करिए उसको बोर्ड पर से, बोर्ड पर से नोट कर लीजिए। ला
चलिए भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट नोट कर लिया। आगे बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के बाद तीसरा पॉइंट लेते हैं। कोई तीसरा पॉइंट कार्बन फैमिली की स्टडी कर रहे हैं हम। हाँ बोलिए, किसको प्रॉब्लम? चलिए, कार्बन फैमिली का अगला पॉइंट लिखिए। एटॉमिक रेडियस हुई, एटॉमिक रेडियस के बाद क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी लिखिए। रेगुलर टेंड है। क्या बात है भाई, 23 स्टूडेंट रिमेनिंग, बाकी सब भाग गए। बहुत आपकी बैच की स्थिति बहुत खराब है, आते हैं भाग जाते हैं। चलिए देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखिए। इसमें डायरेक्ट है, रेगुलर टेंड है, कोई दिक्कत नहीं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल of the 14 group elements are higher as compared to elements of 13 group, as compared to elements of 13 group। 13 ग्रुप के कंपैरिजन में 14 ग्रुप की आईपी की वैल्यू हायर है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बट डाउन द ग्रुप the value of IP decreases। But it is irregular, but it is irregular in case of PB and SN। PB और SN पे जाके ये रेगुलर हो गई। तो देखिए क्यों हुई, उसका रीजन समझेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था कि पीबी में एक ब्लॉक भी बैठा है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, 32 जहां इलेक्ट्रॉन होंगे एक ब्लॉक होगा। एफ ऑर्बिटल का शिल्डिंग इफेक्ट तो वीकेस्ट है, सबसे हाईएस्ट शिल्डिंग इफेक्ट एस ऑर्बिटल का होता है, उससे कम पी, उससे कम डी, सबसे पुअरेस्ट एफ। तो इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स तो होगा इलेक्ट्रॉन पे और ज्यादा इंक्रीज होगा, पेयरिंग होगा तो आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कैसे इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्डर में यहाँ लिख देता, उसके हिसाब से अरेंज कर लीजिए। बट एसएन के कंपैरिजन में पीबी की आईपी हायर हो जाएगी। बट डाउन द ग्रुप क्या होगा, आईपी की वैल्यू डिक्रीज होती है। सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, कार्बन की, उससे कम सिलिकॉन। जैसे जैसे साइज लार्जर होती है आईपी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये रेगुलर ट्रेंड है। बट यहाँ एफ ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण इस पर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू एसएन के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी। सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, जर्मेनियम से कम एसएन, और एसएन से ज्यादा किसकी होगी, पीबी। रीजन लिख लेना, ये इरेगुलर ट्रेंड एसएन पीबी में आकर के होगा। पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर बना लीजिए, फिर उसमें रीजन लिखिए। इन पीबी का नाम होता है लेट, LET। इन पीबी F orbital is present, and their shielding effect is poor, So nuclear attraction force
increases on outermost shell, on outermost shell. Hence, the IP of PB increases. Hence, the IP of PB increases as compared to SN. चलिए भाई, कौन आया? साहिल लोखंडे, आइए भाई। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट, मेटेलिक प्रॉपर्टी का मतलब किसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी है, किसमें नॉन मेटेलिक। कार्बन, सिलिकॉन, बोथ आर नॉन मेटल। जर्मेनियम, metalloids, Sn and Pb both are metal। ये कहानी है इस ग्रुप की, नोट कर लीजिए। स्टार्टिंग में कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटेलॉइड से, और बाद के Sn और Pb मेटल से। चलिए नोट कर लिया? हाँ ना बोलिए, नोट कर लिया? अगला हेडिंग, नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? नेचर 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। तो इसमें 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिंगल ऑक्साइड के साथ एम्फोटेरिक नेचर रखेंगे। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। Sn और Pb इसमें एम्फोटेरिक नेचर का होगा। डायग्राम बना देता मैं, लिस्ट बना के लिखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है न्यूट्रल नेचर का, एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल नेचर होता है। जर्मेनियम का ऑक्साइड ये बनेगा एसिडिक। उसके बाद आता है सिंगल ऑक्साइड SnO PbO, ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर याद रखिए, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, Sn, Pb, जर्मेनियम। ये जर्मेनियम का भी एम्फोटेरिक रहता है, अभी यहाँ एसिडिक है क्योंकि सिंगल ऑक्साइड है। ठीक है, तो एम्फोटेरिक नेचर वाले क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा देखिए, अगर डबल ऑक्साइड है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर में जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद GeO2, ये वीक एसिडिक नेचर का होगा। एक तीसरा SnO2, ये आ जाएगा एम्फोटेरिक नेचर में। और अगर PbO2 होगा तो ये वीक बेस में चला जाएगा। 2 ऑक्सीजन आ चुकी है, इसका +4 है, इसलिए ये कौन से नेचर में चला जाएगा? बेसिक। नोट कर लीजिए चारों की प्रॉपर्टी अलग अलग, सिंगल ऑक्साइड, डबल ऑक्साइड।
लिखिए भाई, नोट करिए बोर्ड पर से, ये नेचर ऑफ ऑक्साइड है। नेचर ऑफ ऑक्साइड लिखने के बाद अब हम क्लास का समापन करते हैं। यहाँ पर अब आप लोग इसको नोट करने के बाद